हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 61, अपनी पूरी जिंदगी ही बेड पर गुजार दूं। अब आगे इत्ती और आहार्य पूल के एकदम बॉटम में लेटे थे और आसमान को देख रहे थे। दोनों ही दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से थे जो पानी के अंदर काफी देर तक रह सकते थे। करीब 15 मिनट के बाद दोनों एक साथ पानी के ऊपर आते हैं। इत्ती के हाथ आहार्य के सीने पर थे और उसके हल्दी के रंग के कारण हल्के पीले चेहरे पर पानी की बूंदें हीरे की तरह चमक रही थी। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी, उससे उसके पलकों पर ठहरी पानी की बूंदें उसके चेहरे से होते हुए वापस पानी में समा रही थी। आपको कैसे पता कि मैं काफी देर तक पानी में रह सकती हूँ? इत्ती आहार्य से बोली। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। ऐसा बोल आहार्य उसे गोद में उठाकर पूल से बाहर आ जाता है। वैसे कितना मस्त है ना? हम दोनों ही पानी में काफी देर तक रह सकते हैं। अब हम मस्ती करेंगे ऐसे। लेकिन अगली बार देखना, मैं आपको स्विमिंग में हराऊंगी। इस बार मैं इसलिए हारी क्योंकि आपकी हाइट इतनी लंबी है, इसलिए आप जल्दी से पहुंच गए एंड तक, वरना आपकी स्किल्स कुछ इतना खास नहीं है। यह कोई फेयर कंपटीशन नहीं था। नेक्स्ट टाइम से पहले मैं आगे जाऊंगी, फिर आप कुछ देर बाद आना। तभी होगा फेयर कंपटीशन, क्योंकि आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको कंपनसेट करना होगा इसके लिए। दोनों के बीच 6 बार कंपटीशन हुआ था, लेकिन इत्ती लगातार हार गई थी। क्योंकि वो भले ही कितनी भी अच्छी स्विमर हो, बट आहार्य की स्किल्स और फिजिक उससे काफी बेटर था। इत्ती इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि उसका मन कर रहा था वो अपने बाल नोच ले। वो तो रोने की करार पर आ गई थी, लेकिन आहार्य ने उसे पानी में खींच लिया और फिर वो काफी देर तक पूल के सरफेस पर लेटे हुए आसमान को देखते रहे। तुम हमेशा हारने के बाद ऐसे ही रोती रहती है। आहार्य बेडरूम में आकर उसे बेड पर बैठाते हुए बोला। क्या मतलब है आपका कि मैं लूजर हूँ और हमेशा हारती रहती हूँ? इत्ती आहार्य को घूरते हुए बोली, जो कि टॉवल लेकर उसके पास ही आ रहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम खुद ही कुछ भी अपने मन से बना लेती हो। आहार्य उसके बालों को टॉवल से वाइप कर रहा था। हाँ परफेक्ट, मैं तो लूजर हूं ना। ऐसा बोल वो आहार्य के हाथ से टॉवल छीन लेती है और बेड से खड़ी होकर अपने बालों को वाइप करने लगती है। लेकिन उससे होता नहीं, वो झुंझलाते हुए बोली, यह मनहूस टॉवल भी आपकी ही बात मानता है। लो आप ही करो। ऐसा बोल वो आहार्य को टॉवल देकर उसके पास बैठ जाती है। आहार्य उसके बालों को टॉवल से वाइप कर रहा था और इतनी कुछ सोच रही थी, तभी वो कमरे की शांति तोड़ते हुए बोली, वैसे जो भी कहो, आप मुझसे 7 साल बड़े हैं ना, तो इसलिए आप इतने परफेक्ट हैं। क्योंकि आप दुनिया में पहले आए थे, तो इसलिए आपको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज में। अच्छा, मतलब आज से 7 साल बाद तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें 7 साल की और एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आहार्य भी उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हुए बोला। ऑफ कोर्स, आप देखना, 7 साल बाद तो मैं आपको हर चीज में हरा दूंगी। वैसे भी 7 साल बाद तो आप बुढ़े हो जाएंगे। ऐसा बोल वो तेज तेज हंसने लगती है और हंसते हंसते वो आहार्य की गोद में ऑलमोस्ट लेट जाती है। इसका पता तो खुद उसे भी नहीं चलता। उसकी बात सुनकर आहार्य उसे घूरने लगता है। इत्ती अपनी हंसी रोकते हुए उसके गालों को खींचते हुए बोली, अरे आप तो बात बात पर मुंह फुला लेते हैं। ऐसा बोल वो फिर से हंसने लगती है। आहार्य उसे साइड में लिटाकर बेड से उठकर क्लोजेट की तरफ जाता है। इत्ती बेड पर लेटे हुए ही अपने सर को अपने एक हाथ के सपोर्ट से रखकर बोली, अरे पतिदेव, आप तो लड़कियों की तरह रूठ कर जा रहे हैं। जाओ जाकर चेंज करो। आहार्य एक ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। इत्ती देखती है कि वो एक पजामा सेट, एक तरह का नाइट सूट जो कि गर्ल्स के लिए था। हो, आपके साथ पहले भी यहाँ कोई लड़की रहती थी? तभी उसके कपड़े यहाँ रखे हैं, कौन है वो? इत्ती आहार्य को घूरते हुए बोली। हालांकि इत्ती बस आहार्य को परेशान कर रही थी। उसने कपड़ों प्राइस टैग देख लिया था, जिसका मतलब था कि ड्रेस एकदम न्यू थी। जाओ चेंज करो। आहार्य उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला। नहीं, मैं नहीं पहनूंगी किसी के कपड़े। अरे मैं इत्ती सिंह राजपूत हूँ।
वो तो अच्छा था कि आहार्य का पेशेंस लेवल काफी हाई था, वरना उसकी जगह कोई और होता तो इत्ती की हरकतों को देख उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता। आहार्य एक नजर इत्ती को देखता है, फिर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। अरे सच्चाई भी आजकल लोगों को हजम नहीं होती, इत्ती उसके कंधे पर लटकी हुई बोली। आहार्य उसे उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसे उतार कर उसके हाथों में कपड़े देते हुए बोला, चुपचाप चेंज करके आओ। इतना बोल वो वहां से बाहर जाने लगता है, लेकिन इत्ती उसके कंधे पर लटक जाती है। अब क्या हुआ? आहार्य उसे होल्ड करते हुए बोला, ताकि वो गिर न जाए। आप तप गए न, मैंने आज आपको तपा दिया न, इत्ती खुशी से बोली। यह क्या वर्ड है तप? आहार्य को इत्ती की अजीबो गरीब लैंग्वेज समझ नहीं आई। ओफो, आप कितने बुद्धू है। तप मतलब कि मैंने आपको इरिटेट कर दिया आज। और मेरे लिए यहाँ पहले से ड्रेसेज है, मतलब आपने सब पहले से ही अरेंज करवा रखा है। आप कितने अच्छे हैं, ऐसा बोल वो आहार्य की बियर्ड्स पर काफी तेजी से किस करती है। आहार्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब जल्दी से चेंज करो, हमें घर जाना है। आहार्य बोला। ओके बॉस। ऐसा बोल इत्ती उसकी बैग से उतर जाती है। आहार्य बाथरूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर में इत्ती बाथरूम से बाहर आती है, उसने एक लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। आहार्य उसे देख सोफे से उठकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बोला, लेट्स गो। हाँ, मैं पहली बार यहाँ आई, लेकिन आपने मुझसे कुछ खाने के लिए भी नहीं पूछा, इत्ती आहार्य के साथ चलते हुए बोली। हम यहाँ रात के 1 बजे आए थे और अभी 4:30 हो रहे हैं, इस बीच कौन खाता है? आहार्य अपनी वॉच में टाइम देखते हुए इत्ती को जवाब देता है। भले ही मैं न खाती, लेकिन आपको पूछना तो चाहिए था ना। अब कोई किसी के यहाँ फर्स्ट टाइम जाता है तो कुछ खाने को ऑफर करते हैं ना। इत्ती बड़बड़ किए जा रही थी। 1 घंटे बाद आहार्य की कार महल के बाहर आकर रुकती है। इत्ती और आहार्य बाहर आते हैं और महल के अंदर जाते हैं। आहार्य इत्ती को महल के अंदर छोड़ने जा रहा था कि इत्ती उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ? ऑब्वियसली अंदर। आहार्य बोला। अरे यहाँ से जाएंगे, वो भी आपके साथ, बिल्कुल नहीं। इतना बोल इत्ती उसका हाथ पकड़कर एक दीवार के पास ले जाती है। यहाँ से जाऊंगी मैं, इत्ती ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम की बालकनी को देखते हुए बोली। वॉट? ये तुम क्या बोल रही हो, यहाँ से तुम गिर सकती हो, और अंदर से जाने में क्या प्रॉब्लम है? चलो मेन डोर से। आहार्य इत्ती को घूरते हुए बिना भाव के बोला। गिरे आपके और मेरे दुश्मन। इत्ती के इतना बोलने से साथ ही शनाया जो बाथरूम से बाहर आ रही थी, उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो धड़ाम की आवाज के साथ फ्लोर पर गिर पड़ती है। उफ, छोटी सी इत्ती की बड़ी सी काली जुबान। हाँ तो सामने से जाएंगे तो आपका तो, अरे जमाई साहब, आइए न, ऐसे वेलकम होगा और मेरा तानों से। दादा सा मासा सब जाग गए होंगे। और यहाँ से ऊपर जाना कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ से आ जा चुकी हूँ। जब मैं, रिद्धि, मीशा, मेहका नाइट आउट पर जाते थे तो मैं भाभी सा को बताकर यहीं से जाती थी और यहीं से आती थी। इस चीज में तो मैं प्रो हूँ। इत्ती खुद पर प्राउड करते हुए आहार्य को अपना एक और कांड बताते हुए बोली। तुम रात में बिना किसी को बताए अकेले नाइट आउट पर जाती थी? आहार्य कहता है। उसे तो ताज्जुब हो रहा था कि उसकी पिद्दी ने इतनी सी उम्र में कितने बड़े बड़े कांड किए हैं। हाँ टेंशन मत लीजिए, अब मैं आपको भी लेकर जाऊंगी हैंग आउट करने। अब आप झुकिए न, इत्ती उसकी स्लीव्स खींचते हुए बोली। हाँ टेंशन मत लीजिए, अब मैं आपको भी लेकर जाऊंगी हैंग आउट करने। अब आप झुकिए न, इत्ती उसकी स्लीव्स खींचते हुए बोली। क्या? आहार्य कंफ्यूजन में उससे पूछता है। उफ, आप कितने सवाल करते हैं। नीचे बैठिए, इत्ती अपने सर पर हाथ मार कर बोली। उसकी जिद पर आहार्य नीचे अपने पंजों के बल बैठता है। इत्ती जल्दी से उसके कंधे पर बैठ जाती है। हाँ आप खड़े होइए, लेकिन मुझे गिराना मत, इत्ती उसकी गर्दन में हाथ लपेट कर बोली। इत्ती के इस एक्शन से आहार्य की आंखों में वो पल घूम गया जब उनकी बचपन की मुलाकात में ऐसी ही इत्ती उसके कंधे पर बैठ गई थी। कहाँ खो जाते हैं आप, उठिए न, इत्ती उसको खोया हुआ देखकर बोली। आहार्य ध्यान से उसके पैरों को पकड़ खड़ा हो जाता है। इत्ती जल्दी से पाइप पर चढ़ जाती है।
ध्यान से। उसके अचानक से पाइप पर कूदने से आहार्य की तो जैसे जान ही सूख गई। इत्ती एक बार नीचे देख हाँ का इशारा करती है कि वो बिल्कुल थी है, और फिर बहुत आसानी से पाइप के थ्रू अपनी रूम की बालकनी में चली जाती है। बालकनी में पहुंच वो नीचे आहार्य को देखती है जो उसी जगह पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। देखा, कितनी स्मार्ट वाइफ मिलने जा रही है आपको कि आप जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। और मैं हूं ना, अब आपको ये सारी स्किल्स सिखा दूंगी। इतना बोल वो आहार्य को फ्लाइंग किस देते हुए रूम में चली जाती है। पागल लड़की, इतना बोल आहार्य भी महल के दूसरी साइड चला जाता है। आकाश का रूम। आकाश की नींद खुलती है तो उसके सामने कीर्ति का चेहरा आता है। रोज से अलग सोते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी। लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है और वो थोड़ा डरते हुए, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए तो जिंदा होना जरूरी है और कीर्ति जी उठने के बाद तो मुझे जान से मार देंगी। हाय, रोज सुबह इतनी हसीन हो तो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी बेड पर गुजार। वो जल्दी से बेड से उठता है और एक पेपर पर नोट लिखता है। थैंक यू कीर्ति जी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बस कमर में थोड़ा दर्द है लेकिन कोई नहीं, आपके प्यार में मैं इतना तो एडजस्ट कर ही लूंगा। आप उठने के बाद मेरे रूम से चले जाना प्लीज, क्योंकि मुझे आज के फंक्शन के लिए इसी रूम में आकर तैयार होना है और शायद आप मुझे देखते ही मेरी जान ले लो, इसलिए मैं कहीं छुपने जा रहा हूँ। ये इनोसेंट हबी। नोट और की वही कीर्ति के पास रख रूम से नोट 2:11 हो जाता है। आज इत्ती को आहार्य की नाम की मेहंदी लगने वाली थी जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। मेहंदी फंक्शन शाम का था। इतनी रात भर न सोने की वजह से मस्त 11 बजे तक सोती है, कोई उसे जगता भी नहीं क्योंकि वो दुल्हन थी और लंकी को इसी टाइम सबसे ज्यादा अपनी मनमानी करने का मौका दिया जाता है। करीब 12 बजे इतनी आराम से अपने रूम से बाहर आती है। वो स्टेयर्स से नीचे आ ही रही थी कि उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है। ओह, तो यह है दुल्हन जिसका हम इतने देर से वेट कर रही थी। इत्ती जो अपने में ही नीचे देखती हुई सीढ़ियां उतर रही थी, वो आवाज की दिशा में अपना सर उठाकर देखती है तो सामने वाले इंसान को देख उसके चेहरे पर अजीब भाव आ जाते हैं। वो फिर प्रकृति की तरफ देखती है। प्रकृति अपने कंधे उचका देती है। इत्ती जल्दी से नीचे आकर उस इंसान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, आप कौन है और आप मेरी इंतजार क्यों कर रही थी? इत्ती बेटा, मेघा जी दांत पीसते हुए इत्ती को वार्न करती है। इत्ती अपनी मासा के इस प्यारे से शब्दों में छिपे वार्निंग को समझ जाती है और फिर अपना गला साफ करते हुए, आई मीन कि आप कौन है और आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? एपिसोड 62। बहुत घमंड है न तुम्हें मेरे आहार्य का अपने पास होने पर। अब आगे। इत्ती अपने सामने खड़े शख्स को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। हम वही है जो आपको आपके संगीत के लिए नृत्य सिखाएगी, ऐसा बोल वो शख्स कथक का स्टेप करते हुए घूम जाता है। उसके अचानक से घूमने से इत्ती जो उसी के पास खड़ी थी वो एकदम से अपनी जगह से उछल पड़ती है। देखा, हमारे उस्ताद की तो बातों में भी नृत्य झलकता है। उस नर्तक डांसर का चेला उसकी तारीफ करते हुए बोला। इत्ती जो एकदम से डर गई थी वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए असमंजस में बोली, हाँ कुछ ज्यादा ही झलक रहा है। प्रिंसेस, यह न हमारे एक खास दोस्त के बेटे हैं, वो भी एक बहुत बड़े नृतक थे और नृत्य प्रेमी भी, इंडिया के बेस्ट नृतक है। राणा सिंह जी खुशी से इत्ती को बताते हैं। है नेत्री प्रेमी क्या? इत्ती को तो उसका नाम ही सर के ऊपर से बाउंस हो गया। नहीं, आप गलत बोली, ठीक से बोलिए, नृत्य प्रेमी। नृत्य प्रेमी इत्ती को करेक्ट करते हुए बोला। नृत्य प्रेमी, इत्ती अपने गले से अच्छे से लफ्ज निकालते हुए बोली। नहीं नहीं नृत्य, पहले इतना बोलिए। नृत्य इत्ती को फिर से ठीक से बोला नहीं गया। इत्ती और नृत्य प्रेमी आपस में बहुत ही सीरियस कॉन्वो कर रहे थे। लेकिन आकाश, जिसका कभी इत्ती तो कभी नृतक प्रेमी की तरफ देख देख कर सर चकरा रहा था, उससे जब और टॉलरेट नहीं हुआ वो बीच में आकर बोला, बस बस, आप दोनों तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये नाम नहीं यूपीएससी का कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बिना एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। और फिर इत्ती को देख बोला, छोटी सी भाभी सा, मुझे भी समझ नहीं आया तो हम ना इनको डांसर लवर बोलेंगे, ये प्रोनाउंस करने में इजी रहेगा।
वाह क्या मस्त आइडिया है, इतनी खुश होते हुए कहती है और फिर वो दोनों खुशी से एक दूसरे की ही फाई देते हैं। और नृत्य प्रेमी बेचारा बस अपने नाम को रोस्ट होता हुआ देख रहा था। कुछ देर बाद नृतक प्रेमी एकदम जोश के साथ कमर हिला हिला कर डांस कर रहा था और बाकी सब तीन तिगड़ा, इत्ती और त्रिदेवियां अपना सर खुजलाते हुए स्टेप्स याद करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में एक बेहतरीन अदा के साथ नृत्य प्रेमी अपना डांस खत्म करता है। वाह उस्ताद, आप कमाल हो, बेमिसाल हो, लाजवाब हो। नृत्य प्रेमी का चेला एक के बाद एक उसकी तारीफों की बौछार कर देता है। यह क्या नमूना है। आकाश बाबू की जबान जो कभी भी उनके कंट्रोल में नहीं रहती अचानक से फिसल जाती है। तुम हमको क्या बोली। नृत्य प्रेमी जो अपनी तारीफ सुनकर अपना सीना चौड़ा किए जा रहा था वो आकाश की बात सुनकर उससे बोला, अरे इनका मतलब है क्या नायब नमूना है, इन्होंने आज तक आपके जैसा नृत्य छोड़ो मतलब आपके डे से डांसर नहीं देखा। इतनी बात को संभालते हुए बोली, ओह ऐसा क्या, तुम भी हमको बहुत नायाब नमूना लगी, लेकिन तुम हमारे टाइप के नहीं हो। हमें चॉकलेट बॉय डे से मैन थोड़ा कम पसंद आती है। उसकी बात सुनकर तो आकाश का मुंह बन गया, उसे कहाँ अपने चांद से प्यारे मुखड़े पर इतना घमंड था और इस अजीब नमूने ने उसे बिना प्रोपोज किए ही रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो मैं भी ऑलरेडी बुक्ड हूँ, आकाश उसको घूरते हुए बोला। जो भी हो, चलो गर्ल्स हमारी स्टेप्स को रिपीट करो। वो आकाश की बात और आकाश दोनों को इग्नोर करते हुए बोला। आकाश का तो मुंह गुस्से से धुआं धुआं हो गया। सबको थोड़ा बहुत डांस आता था तो सब ट्राई करते हैं, लेकिन इत्ती जिसे डांस का डी भी नहीं पता था वो अपना सर खुजलाते हुए डांस करना स्टार्ट करती और यकीन मानो उसका डांस निहायती बकवास था, न कोई सुर था न ताल था। अरे तुम गलत कर रही हो, ऐसे नहीं करनी इसको। नृतक प्रेमी इत्ती को रोकते हुए बोला, उसका तो फेफड़ा बाहर आने वाला था इत्ती के इस डांस को देखकर। नहीं मुझे ऐसे ही मजा आ रहा है, ये स्टेप मस्त है, इत्ती गोल गोल घूमते हुए कहती है। नहीं बदमाश बच्ची, तुम ऐसे नृत्य को अपनी हिसाब से नहीं कर सकती, इसको करने का सही तरीका है जिसको हम तुमको सिखाएगी। इत्ती सीखती नहीं सिखाती है, जैसे अब इत्ती आपको न्यू न्यू स्टेप्स सिखाएगी और आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि इत्ती न नहीं सुनेगी। इत्ती उसी की लैंग्वेज में बोली। ऐसा बोल वो अपने फोन में अपना ऑल टाइप फेवरेट गाना चलाती है जो कि राजस्थान की हर शादी में जब तक न बजाया जाए तो शादी अधूरी लगती है। तेरी आख्या का यो काजल, मने करे से गोरी घायल। तेरी आख्या का यो काजल, मने करे से गोरी घायल। तू सहज सहज पाँव धार ले, मेरा दिल धड़कावे पायल। तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से, ओ मने पल 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 याद तेरी तड़पावे से हाय। ओ मने पल 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 याद तेरी तड़पावे से हाय। तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। इत्ती अब कूदने लगती है, ये गाना जैसे उसकी नसों में एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा था। त्रिदेवियां भी यह गाना सुनकर इस पर कूदने लगते हैं, क्योंकि वो जब भी अकेले में पार्टी करते थे तो इसी गाने पर पागलों की तरह कूदते थे। इवन उन्होंने तो अपने फेयरवेल पर भी यही गाना पूरे स्कूल में बजा दिया था। प्रिंसिपल सर ऐसा गाना बंद करने के लिए चिल्लाते रहे लेकिन पूरा स्कूल झूमने लगा था। प्रिंसिपल सर को तो सबने ऐसे इग्नोर किया जैसे वो एक्सिस्ट ही नहीं करते और भी बहुत बड़े बड़े कांड कर अपने स्कूल के फेयरवेल में उन्होंने स्कूल के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा दी थी, जो कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था कि स्कूल के लास्ट डे को वो इतना यादगार बनाएंगे कि सब इत्ती एंड ग्रुप को हमेशा याद रखें। आकाश भी आकार कूदने लगता है। आकाश तो अब नागिन डांस पर उतारू हो गया था, वो जमीन पर लेटकर अपने हाथों का फन बनाकर उससे नृतक प्रेमी और उसके चेले को डस रहा था। वाह यह मस्त है, ऐसा बोल इत्ती भी नागिन डांस करने लगती है और फिर बाकी सब भी। नृतक प्रेमी और उसका चेला तो बस अपनी लुंगी को उठाकर उनसे बचते हुए कह रहे थे, तुम ये क्या कर रही है, हम तुमको क्या सिखा रही है और तुम ये क्या कर रही हैं। स्टॉप शैतान बच्चों। लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं रुकते। आखिर में नृतक प्रेमी और उसका चेला उस डांस रूम से बाहर भाग जाते हैं। उनके जाते ही इत्ती और बाकी सब तेज तेज हंसने लगते हैं। वो लोग हड़बड़ी में बाहर पहुंचते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। इतना बड़ा कांड करने के बाद वो सारे शैतानी लोग आराम से लिविंग हॉल में बैठे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
मेघा जी जो महल के दूसरे हिस्से में कुछ डेकोरेशन देखने गई थी, वो उन लोगों को ऐसे बैठा देखकर पूछती है, बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और नृत्यक प्रेमी जी कहाँ गए? तुम लोगों ने कल के फंक्शन के लिए डांस स्टेप सीख लिए? हाँ मासा, हमने सब अच्छे से सीख लिया। और वो डांसर लवर अंकल, उनको उनकी लवर ने बुलाया तो वो दौड़े चले गए। इत्ती बिल्कुल कूल होकर बोली, क्या चले गए ऐसे बिना बताए? हमने उन्हें चेन्नई से यहाँ तुम्हें डांस सिखाने के लिए बुलाया था और वो ऐसे अचानक चले गए। और क्या बोल रही हो तुम, ठीक से बताओ। मेघा जी को इत्ती की एक भी बात समझ नहीं आई तो वो झुंझलाते हुए पूछती है, अरे मतलब उनकी वाइफ की न अचानक तबीयत खराब हो गई तो उनको जल्दी में जाना पड़ा ऐसे हड़बड़ी में। इत्ती उन्हें अच्छे से अपने बहाने को एक्सप्लेन करती है। तो तुम्हारे डांस का क्या? गुस्सा मत करना, लेकिन तुम बिल्कुल अच्छा डांस नहीं करती। हमने बचपन में तुम्हारे लिए कितने डांस टीचर हायर किए, लेकिन तुम उन्हें कुछ न कुछ करके भाग देती थी। वो तो अच्छा हुआ तुमने इस बार नृत्यक प्रेमी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनकर तो इतनी सकपका जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए, ओफो मासा, आपको तो बस में ही दिखती हूँ और तब मैं बच्ची थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और वो खुद गए हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ की बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो इन लोगों से पूछ लीजिए। हाँ आंटी, वो खुद गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब शायद कभी जयपुर नहीं आ पाएंगे। इस बार भी वो अपनी वाइफ को मुश्किल से छोड़कर आए थे आप लोगों के कहने पर। लेकिन अब कल संगीत में तुम क्या करोगी? मेघा जी को तो बस इत्ती के डांस की चिंता थी। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। और मुझे अब शाम के लिए रेडी होना है तो मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। इधर मोहिनी जी और शनाया अपने रूम के सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। डॉट डॉट मोहिनी जी अपने फोन में कुछ देखते हुए शनाया को बिना देखे कहती है, शादी तक हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, प्लान में चेंज है क्योंकि आहार्य ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हमारा एक गलत कदम और हम बेनकाब। डॉट डॉट और मुझे इस खेल को जीतना है। कोई भी जल्दबाजी में कदम बढ़ाकर मैं अपनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दे सकती, भले ही मुझे सही समय का कितना भी इंतजार क्यों करना पड़े। फिर अपनी शैतानी निगाह जिनमें सिर्फ हैवानियत भरी थी उससे शनाया को देखकर कहती है, तुमने अगर अपने पागलपन में कोई गलती की तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इतना बोल वो ग्लास की पूरी शराब एक झटके में अपने गले के नीचे उतार रूम से बाहर चली जाती है। शनाया की पकड़ ग्लास पर मजबूत हो जाती है। इसी के साथ एक झटके में ग्लास उसके हाथों में चकनाचूर हो जाता है। शनाया के हाथ से खून रिस रहा था, लेकिन उसे किसी भी तरह का कोई भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। शनाया गेट की तरफ अपनी लाल आंखों से देखकर हंसते हुए कहती है, इस बुढ़िया को क्या लगता है मैं इसकी कठपुतली हूँ जो यह मुझे जैसे चाहे वैसे नचा सकती है? और इसके प्लान के लिए मैं अपने आहार्य की शादी किसी और से होने दूँ? हा 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 हा, बिल्कुल नहीं, मैं वो करूंगी जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। मिसेज आहार्य राजपूत बनने। इतना बोल वो अपने खून से सने हाथों से अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। जो चीज मैंने कहा था वो हो गया, शनाया बोली। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिससे शनाया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। शनाया फोन टेबल पर फेंक सोफे पर अपना सर टिकाते हुए बोली, अब मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगी। बहुत घमंड है न तुम्हें मेरे आहार्य का अपने पास होने पर। शाम का वक्त, सब तैयारियां हो गई थी, बस इंतजार था तो बस इस शाम की जान का, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस आहार्य का। मोनी, मीशा, मेहका, रिद्धि, मानसी सब मिलकर इत्ती को नीचे लाते हैं। इत्ती ने आज येलो कलर की चोली जो कि उसके कमर तक थी और नीचे ग्रीन लहंगा पहना हुआ था। वो लहंगा नहीं ड्रेस लग रहा था क्योंकि इत्ती का पेट उसमें बिल्कुल कवर था और उसके ऊपर नेट का दुपट्टा था जो कि साइड में पिन अप था। इत्ती ने अपने हाथों में सफेद और लाल फूलों के गजरे पहन रखे थे जो कि उसके गोरे हाथों पर काफी फब रहे थे। उसने अपने वेवी हेयर्स को आज बिल्कुल स्ट्रेट करवाया हुआ था और मिड पार्टीशन करके अपने माथे को एक बड़े से मांग टीके से सजाया हुआ था जो कि उसके चांद से माथे को पूरा ढक रखा था। कान में सिंपल ग्रीन स्टड्स, दैट्स इट। बस इतने से श्रृंगार में वो उन सब लड़कियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जो कि फुल टशन में तैयार होकर आई थी।
सारी लड़कियां मिलकर इत्ती को वहां रखे सोफे पर बैठा देती है। उसी के सामने कांच की टेबल पर कोन, मेहंदी कीप और पिसी हुई मेहंदी से सजाई थाले रखी हुई थी। इंतजार था तो हमारे बनने सा दूल्हे राजा का, जो कि फिलहाल वहां से नदारद थे। एपिसोड 63। इत्ती के हाथों में सजी आहार्य के नाम की मेहंदी। अब आगे सब आहार्य का वेट कर रहे थे। कुछ देर में सबको आहार्य सामने से ऋतिक के साथ आता दिखाई दिया। ऋतिक आहार्य को कुछ बता रहा था जिसे आहार्य इत्ती को देखते हुए सुन रहा था। आहार्य इत्ती के पास आकर बैठ जाता है और ऋतिक साइड में सबके साथ खड़ा हो जाता है। आहार्य के आते ही इत्ती अपना दुपट्टा जो उसने अपने सर पर ओढ़ रखा था उसे एक साइड से पकड़ते हुए आहार्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह खूबसूरत। आहार्य उसके सर पर गिरी फूल की पंखुड़ियों को हटाते हुए बोला। क्या मतलब हमेशा की तरह खूबसूरत? इत्ती उसके जवाब से कुछ खास खुश नहीं थी। ध्यान से देखिए, न कुछ अलग है। आहार्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही बोले। उसने तो सही ही कहा था कि इत्ती हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है, अब कुछ अलग क्या है? छोड़िए, आपसे कुछ उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। अगर सच्चे दिल से देखते तो पता चलता न कि मैंने बाल स्ट्रेट किए हैं और मैंने लाइनर भी अप्लाई किया है, जो कि मैंने इससे पहले वाले फंक्शंस में नहीं किया था। ऐसा बोल वो बिल्कुल सीधी बैठ जाती है। यहाँ बेचारा आहार्य सोच रहा था कि ऐसा कुछ भी होता है क्या। ऋतिक जो उनके पास ही खड़ा था उसने सब सुन लिया। फिर क्या, उसने अपना फोन निकाला और आहार्य को कुछ मैसेज सेंड करके एक अच्छे असिस्टेंट होने का फर्ज निभाया। आहार्य के फोन में मैसेज टोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन ऑन करके देखा तो उसमें ऋतिक का कोई मैसेज था। उसने एक नज़र ऋतिक को देख कुछ इम्पोर्टेंट हो ऐसा सोच मैसेज ओपन किया। उसकी नजरें ऋतिक पर पैनी हो गई क्योंकि ऋतिक ने उसे एक YouTube वीडियो लिंक भेजा था जिसका टाइटल था बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स। आहार्य को अपनी तरफ घूरता पाकर ऋतिक बत्तीसी निकालते हुए इशारा करता है कि यह वीडियो बहुत यूजफुल है। यहाँ आपकी ही वाइफ की मेहंदी है, लेकिन आप दोनों की तो अलग ही इशारेबाजी चलती रहती है। ऐसा करती हूँ मैं उठ जाती हूँ और उन्हें ही यहाँ बैठा देती हूँ। इत्ती जो तिरछी नजरों से आहार्य को ही देख रही थी वो दोनों की इशारेबाजी देखकर आखिर बोल ही पड़ती है, अरे नहीं, आप गलत समझ रही है। मैंने बॉस को लिंक भेजा है जिससे उन्हें मेकअप की अच्छी नॉलेज हो जाए और नेक्स्ट टाइम से वो आपकी अच्छे से तारीफ करें। ऋतिक खुशी से इत्ती को अपने फोन में मैसेज दिखाते जैसे उसने कोई ऑस्कर विनिंग काम किया हो। है सच्ची। इत्ती एकदम से खुश हो गई और फिर आहार्य को देखते हुए बोली, वाओ, आप कितने लक्की है, आपको इतने अच्छे असिस्टेंट कम दोस्त मिले। हम बहुत अच्छा दोस्त है, तभी तो मैं इसे पूरी लाइफ सैलरी न दूं तब मभी इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आहार्य बोला। वाओ, मतलब यह आपको इतना मानते हैं कि बिना सैलरी के भी काम कर लेंगे? इत्ती कहती हैं, बॉस शायद मुझे अम्मा बुला रही है। इतना बोल ऋतिक वहां से नोट 2:11 हो जाता है। लेकिन मुझे तो गौरी आंटी की आवाज आई ही नहीं, आपको आई क्या? इत्ती मासूमियत से पूछती है। हाँ, तुम बोलती ज्यादा और सुनती कम हो शायद इसलिए। आहार्य इत्ती के मासूम से चेहरे को सहलाते हुए कहता है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? इत्ती समझ ही नहीं पाई क्योंकि अब जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही थी वो थोड़ी नर्वस हो रही थी और फिलहाल सब दोनों को ही देख रहे थे। उसकी कुछ कजन्स उसे इशारों में छेड़ रही थी जिससे उसे काफी शर्म आ रही थी, इसलिए उसने आहार्य की बात पर ज्यादा कुछ सोचा नहीं। बेटा चलो अब मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी सास शगुन की थोड़ी सी मेहंदी तुम्हारे हाथों पर लगाएगी, उसके बाद बाकी की मेहंदी आर्टिस्ट तेजस्वी जी रस्म के बारे में बताती है। इत्ती की सास यानी साक्षी सिंह इत्ती के पास आकार कटोरे में पिसी हुई मेहंदी में हल्के से अपनी उंगली के पो को डिप कर उसको इत्ती की हथेली पर लगाकर शगुन पूरा कर देती है। इत्ती अपनी हथेली को देख रही थी और वो काफी खुश नजर आ रही थी। साक्षी जी उसके सर पर हाथ फेर बाकी सबसे साथ जाकर खड़ी हो जाती है। फिर मेहंदी आर्टिस्ट आकार इत्ती के दोनों हाथों में मेहंदी लगाना शुरू करती है।
पहले तो इतनी खुशी खुशी मेहंदी लगवा रही थी, लेकिन फिर शुरू हुआ उसका मेहंदी फोबिया, जो कि उसे बचपन से था। जैसे ही वो कभी मेहंदी लगवाती तो उसे जगह जगह इचिंग होने लगती, जबकि मेहंदी लगते ही सब नॉर्मल हो जाता था। उसके अजीब से चेहरे को देख आहार्य उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? आप मेरे गाल पर एक बार खुजली कीजिए ना, मुझे इचिंग हो रही है, इतनी परेशान होते हुए बोलती है। आहार्य कर देता है और उसके बाल जो उड़ उड़ कर उसके चेहरे पर आ रहे थे उन्हें साइड कर देता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मैम प्लीज आप हिलिए मत, वरना डिजाइन खराब हो जाएगा, वो आर्टिस्ट बोली, क्योंकि इतनी बार बार अपना हाथ हिला रही थी। आहार्य का वैसे तो वहां अब कोई काम नहीं था, लेकिन वो बस इत्ती के लिए वहां बैठा था। क्या हुआ तुम्हें? आहार्य उससे पूछता है। बैठे बैठे मेरा पैर सुन हो गया, ऐसा लग रहा था इत्ती बस अभी रो देगी। रिद्धि इत्ती के पास आकर बोली, यार देखो, हर बार की तरह मेहंदी खराब मत करवा लेना, क्योंकि शादी एक ही बार होगी। क्योंकि उसे पता था इत्ती जब कभी किसी फेस्टिवल में मेघा जी के डांटने पर मेहंदी लगवाती थी तो वो ऐसे ही हिल डुल कर अपनी मेहंदी खराब करवा लेती थी। यार अभी कितना है, मैं तो बैठे बैठे थक गई, इतनी परेशान हो गई थी बिल्कुल इतनी सी देर में। यार ब्राइडल मेहंदी है, काफी टाइम लगेगा, और फिर पैरों में भी है, रिद्धि कहती है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत लगवाओ, कोई जरूरी नहीं है, आहार्य इत्ती से कहता है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता था। ऐसे कैसे एक ही बार शादी होती है, मुझे अपनी शादी में बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी। अच्छा भले ही तुम्हें उसके लिए इतना सफर करना पड़े, आहार्य इत्ती से पूछता है। हाँ भले ही मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरी मेहंदी मुझे सबसे बेस्ट लगवानी है, इत्ती आहार्य को जवाब देती है। ओक, इतना बोल आहार्य इत्ती का सर अपने कंधे पर रखते हुए बोला, ओके तुम रेस्ट करो और इसके बारे में मत सोचो। हम ये ठीक हैं। इत्ती अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिद्धि स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है और उन मेहंदी आर्टिस्ट को तो इत्ती की किस्मत पर रश्क हो रहा था। आहार्य इत्ती के बाल को हल्के हल्के सहला रहा था, जिससे कि इत्ती कुछ ही देर में आहार्य के कंधे पर सर रख सो गई। मेहंदी आर्टिस्ट इत्ती के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। आहार्य ने ऋतिक को कुछ इशारा किया, ऋतिक ने उसके इशारे को समझ हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था, न म्यूजिक की आवाज न कुछ, सब चुपचाप अपनी मेहंदी लगवा रहे थे। बस लोगों की सांसों की आवाज आ रही थी, क्योंकि यह आहार्य का ऑर्डर था। क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी भी तरह के शोर से मेहंदी लगने तक इत्ती नींद से जागे और फिर उसे प्रॉब्लम हो। कुछ खुश थे तो इत्ती की कुछ कजन सोच रहे थे काश इत्ती की जगह वो होते। इत्ती खुद तो सो गई, लेकिन उसके सोने से हम भी मस्ती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे शोर से जीजू का जिद्दी बच्चा जो नींद से उठ जाएगा, मेही का मुंह बनाते हुए बोली। यार अच्छा है वो सो गई, वरना थोड़ी सी मेहंदी लगवाने में वो हमें 10 बार बोलती थी इचिंग हो रही है, पैर सुन्न हो गया, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। अब एटलीस्ट मेहंदी तो अच्छे से लग जाएगी उसकी, और हमें और जीजू को उसका गुस्सा झेलना नहीं पड़ेगा। मीशा उसे उनके लास्ट एक्सपीरियंस बताती है। कुछ देर में इत्ती नींद से जाग जाती है और आहार्य के कंधे से अपना सर हटाती है। वो आसपास देखती है, कुछ देर बाद उसे सब ध्यान आता है और वो अपने हाथों को देखती है, जिसे आहार्य ने काफी ध्यान से पकड़ा हुआ था ताकि उसकी मेहंदी खराब न हो जाए। उसके दोनों हाथों पर मेहंदी सज चुकी थी और अब मेहंदी आर्टिस्ट उसके पैरों पर मेहंदी लगा रही थी। नहीं, मैं सो कैसे गई, अब तो इन्होंने देख लिया होगा ना, ऐसा बोल वो अपने मेहंदी से भरे दोनों हाथों की देखने लगती है। वो इतना तेज चीखी थी कि वहां हर इंसान के कान में उसकी आवाज पड़ी थी, क्योंकि वहां ऑलरेडी शांति थी। क्या हुआ बेटा इत्ती? सब इत्ती के पास आकर उससे पूछते हैं। इत्ती लगभग रोते हुए कहती है, इन्होंने अभी से ही मेहंदी में अपना नाम देख लिया, अब ये फर्स्ट नाइट पर अपना नाम इजीली ढूंढ लेंगे। फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि यह मुझसे प्यार करते भी है या नहीं? आप लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर तो सब स्पीचलेस हो गए, यहाँ तक कि आहार्य, जिसे लगा था कि इत्ती को शायद उसकी मेहंदी पसंद नहीं आई इसलिए वो चीखी थी, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और निकली। ये लड़की बचपन से ही बेशर्म है,
इत्ती की बड़ी नानी इत्ती की बात सुनकर बोली, इसमें बेशर्म क्या, आपने भी तो अपनी मेहंदी में बड़े नाना सा का नाम ढूंढवाया होगा ना। आपने अपना टाइम तो एंजॉय कर लिया और मुझे बेशर्म बोल रही हो। इत्ती परेशानी से अपनी हथेली को देखते हुए उन्हें जवाब देती है। बड़ी नानी सा तो शर्म से पानी पानी होकर अपनी कमर को पकड़कर वहां से दूर जाकर बैठ जाती है। उन्हें पता था उनकी परनातिन की जुबान कैंची से भी तेज है। अगर कोई एक बात बोलता है तो इत्ती के पास हजारों जवाब तैयार रहते हैं। बेटा हमने छुपा कर ही नाम लिखवाया है, रोहिणी जी इत्ती से बोली। क्योंकि जब मेहंदी आर्टिस्ट ने इत्ती के होने वाले हस्बैंड का नाम पूछा तो प्रकृति और बाकी लड़कियों ने आहार्य को दूसरी साइड देखने को बोल दिया था और इस बारे में भी कि ऐसा क्यों और इत्ती इस चीज के लिए कितनी एक्साइटेड है। इत्ती के लिए आहार्य ने उनकी यह बात मान ली थी। सच्ची कहीं आप लोग मुझे चुप कराने के लिए मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हैं न, इत्ती उन्हें देखकर कहती हैं। हाँ बेटा तुम जमाई सर से पूछ लो। इत्ती आहार्य की तरफ देखती है। उसको आहार्य की तरफ देखता पाकर सब मौका पाकर वहां से खिसक लेते हैं। आपने सच्ची नहीं देखा ना। हम्मम, आहार्य बोला। ऐसे हम्मम नहीं, पहले ऐसा बोलो तुम्हारी कसम मैंने नहीं देखा। इत्ती को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ये सब क्या मतलब, आपने देखा है तभी आप कसम नहीं खा रहे। हाँ तुम्हारी कसम, आहार्य आखिर में हार मानते हुए कहता है। हाँ मतलब नहीं देखा फिर। इत्ती को अब सुकून सा आ गया। अगर मैं कसम नहीं खाता तो तुम्हें बिलीव नहीं होता। आहार्य इत्ती से बोला। बिल्कुल नहीं होता। इत्ती अपनी मेहंदी की देखते हुए उसे जवाब देती है। आहार्य उसे घूरने लगता है। अच्छा देखिए न कितनी मस्त लग रही है मेहंदी। ऐसा बोल वो आहार्य को अपनी हथेली दिखाता है। उसे अपनी मेहंदी देख देख कर बहुत खुशी हो रही थी। मेहंदी उसके एल्बो के ऊपर तक लगी थी। उसके दोनों हाथ मेहंदी से भरे हुए थे जिससे कि उसके हाथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। हम्मम अच्छी है, अब हिलो मत वरना खराब हो जाएगी। आहार्य उसकी उंगली को बिल्कुल एंड से पकड़कर उसका हाथ सीधे करते हुए बोला। हाँ अभी भी गीली है, आप इसे ऐसे ही पकड़े रहो, ठीक है ना। हम्मम, आहार्य हाँ में सर हिलाता है। दोनों आपस में ही बिजी थे। कीर्ति जी आपने तो मेहंदी लगवाए ही नहीं, आकाश कीर्ति से कहता है। कीर्ति जो आकाश के लगातार इस सवाल से इरिटेट हो गई थी क्योंकि आकाश तब से उसके आसपास मंडराते हुए बार बार यही सवाल किए जा रहा था। वो इस बार खींचते हुए कहती है, अब तुमने एक और बार यह सवाल किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वैसे भी कल जो तुमने किया है उसके लिए यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, उसका सबक तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं तो बस प्यार से पूछ रहा था, आप तो हर बात पर गुस्सा हो जाती है। मुझे तो बस फिक्र है कि आपने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाए। इतना बोल आकाश उदास होकर वहां से चला जाता है। कीर्ति आकाश को जाते देखते हुए खुद से कहती है, यह मुझे क्योंकि गिल्टी फील हो रहा और यह नाराज होकर क्यों गया, वो तो मुझे होना चाहिए। एक तो कल इसने वो सब किया, फिर आज तब से एक ही सवाल पूछ पूछ कर मुझे इरिटेट कर दिया और खुद ही नाराज हो गया। यह आदमी भी न अपनी भोली शक्ल से किसी को भी गिल्टी फील कर सकता है, वो भी बिना गलती के। कीर्ति गहरी सांस लेकर अपने सर को सहलाते हुए खुद से बोली। लेकिन उसे अभी यह कहाँ पता था कि आकाश बाबू ने जिद ठानी है तो वो अपनी कीर्ति जी के हाथों में मेहंदी लगा कर ही रहेंगे। शनाया जिससे ये सन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बस इत्ती और आहार्य की करीबी आहार्य की इत्ती के लिए केयर अपनी जलन भरी नजरों से देख रही थी। जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि मेरे आहार्य की शादी तो मुझसे ही होगी। फिर मुस्कुराते आगे कहती है, लेकिन एक मिनट, दुल्हन ने तो मेहंदी लगाए ही नहीं। इतना बोल वो एक मेहंदी कोने उठाती है और अपने हाथ में आहार्य का नाम लिखने लगती है। आहार्य का नाम जैसे ही पूरा होता है पीछे से एक बच्चा भागते हुए आता है और शनाया से टकरा जाता है। धक्के की वजह से मेहंदी कोन की पॉइंटेड एंड से वो पूरा नाम मिट जाता है और वहां सिर्फ फैली हुई मेहंदी रह जाती है। सॉरी आंटी, इतना बोल वो छोटा बच्चा वहां से भागते हुए चला जाता है। शनाया बेहद गुस्से से अपने हाथ में उस फैली हुई मेहंदी को देख रही थी जहां आहार्य के नाम का हर एक शब्द, उसके नाम का सारा अस्तित्व अब मिट चुका था। थोड़ी दूरी पर खड़ी मोहिनी जी शनाया की सारी हरकत देख रही थी।
यह जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है, इससे पहले ये कुछ करे मुझे इसका कुछ करना होगा। इतना सोच वो अपने फोन से किसी को मैसेज करती है और शनाया को देखे केवल स्माइल करती है। एपिसोड 64, आहार्य की कैर। अब आगे। इत्ती की मेहंदी पूरी तरीके से लग चुकी थी और अभी फिलहाल कुछ राजस्थानी डांसर्स घूमर कर रहे थे जिसे सब एंजॉय कर रहे थे। ऋतिक आराम से डांस देख रहा था कि उसके सामने एक हाथ आता है। ऋतिक अचानक से कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वो सर घुमाकर उस हाथ के मालिक को देखता है तो सामने मोनी अपनी सारी बत्ती सी चमकाते हुई खड़ी थी। मोनी आंखों से उसको फिर अपने हाथ की तरफ देखने का इशारा करती है। ऋतिक जब उसकी हथेली को दोबारा देखता है तो उसका मुंह खुल जाता है। यह क्या है? ऋतिक चौंकते हुए मोनी की तरफ देखकर पूछता है आपको अब भी नहीं दिखा क्या? फिर अपनी हथेली को अपने सामने लाकर कहती है, लेकिन मुझे तो अच्छे से दिख रहा है, इसमें लिखा है ऋतिक दिल। मोनी, कहीं आपकी आंखें तो खराब नहीं हो गई हो? अब आपको चश्मा लगेगा, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको ऐसा चश्मिश भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी। अरे आप कहाँ से कहाँ चली गई? मेरा मतलब है कि यह क्या है, यानी कि आपने ये क्यों लिखा है? ऋतिक उसके आगे की इमेजिनेशन पर फुल स्टॉप लगाते हुए बोला। अरे हम दोनों का नाम है, अब बस मुझे देखना है इसका कलर कैसा आता है, जरूर बहुत डार्क आएगा हमारे बीच, इतना प्यार जो है। मोनी इतना बोल वहां से खुशी खुशी जाने लगी क्योंकि वो ऋतिक के पास बस ये दिखाने आई थी, बाकी ऋतिक क्या बोलता है, उससे ये देखकर कैसा लग रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। अरे मोनी जी सुनिए। मोनी पलट कर देखती है तो ऋतिक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, जब इसका कलर आ जाए न तो मुझे भी दिखाएगा। आप नहीं भी बोलती तो भी मैं आपको दिखाने आती ही। ऐसा बोल मोनी हंसते हुए वहां से चली जाती है। यह मैंने क्या बोल दिया? मैं मोनी जी के सामने अपने इमोशंस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? ऋतिक मन ही मन खुद को कोसता है, उसका अपने आप को थप्पड़ लगाने का मन कर रहा था। अब मैं बैठे बैठे बहुत थक गई, इत्ती आहार्य से कहती है, क्योंकि सच में वो तब से बैठी थी, अब वो बहुत थक गई थी। आहार्य कुछ करता या कोई एक्शन लेता उससे पहले ही शिवाय बीच में कूदते हुए, चल मैं तुझे तेरे रूम में छोड़ आता हूँ। अरे आप कैसे लेकर जाएंगे? इत्ती के पैरों में मेहंदी लगी है जो कि अभी सूखी नहीं है, उसे गोद में उठा कर लेकर जाना होगा वरना खराब हो जाएगी मेहंदी, और आप तो सुबह ही बाथरूम में स्लिप हो गए थे। इत्ती को उठाएंगे तो फिर से आपको पेन होगा, जमाई सा छोड़ आएंगे। हाइना मासा प्रगति इतना बोल मेघा जी से परमिशन लेती है, लेकिन शिवाय ने इतना ही बोला कि प्रगति उसकी बात को काटते हुए, अरे हमें पता है कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए कितना भी दर्द झेल लेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? हाँ बिल्कुल, रूम में ही तो छोड़ना है, जमाई सा छोड़ आएंगे। मेघा जी को भी प्रगति की बात ठीक लगी। आहार्य आराम से इत्ती को गोद में उठा लेता है। इत्ती ने अपने मेहंदी से भरे हाथ ऊपर कर रखे थे और पैरों को भी अलग करके स्ट्रेट कर रखा था ताकि उसकी मेहंदी न बिगा जाए। आहार्य उसे लेकर वहां से चला जाता है। शिवाय प्रगति को घूर रहा था क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चला कि वो बाथरूम में कब गिरा। प्रगति इधर उधर देखते हुए कुछ सोचकर, अरे इत्ती की मेहंदी सूखेगी तो उसकी मेहंदी पर पानी चीनी का घोल भी तो लगाना है ताकि कल तक रंग और निखर कराए में देकर आती हूँ, ऐसा बोला वो जल्दी से वहां से खिसक लेती है। मेरी कमर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी कमर जरूर उठने के लायक नहीं बचने वाली है, ऐसा बोल वो एक एविल स्माइल करता है और प्रगति के पीछे चला जाता है। आकाश जो उसके पीछे ही खड़ा था वो शिवाय की बात सुनकर खुद से कहता है, मैं तो इन्हें शरीफ समझता था, लेकिन ये तो खुलेआम खड़े खड़े ऐसी अश्लील बातें बोल रहे हैं। लोग ये भी नहीं सोचते कि आसपास मुझ जैसी मासूम लोग भी है, कैसा लगेगा उनकी ऐसी बातें सुनकर। वैसे ये कीर्ति जी कहाँ गई? इतना बोल वो इधर उधर अपनी कीर्ति जी की ढूंढने लगता है। आहार्य इत्ती को गोद में उठाकर उसे उसके रूम में लाता है और सीधा उसे रूम की बालकनी में ले जाता है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इत्ती उससे पूछती है। यहाँ हवा चल रही है जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारी मेहंदी भी जल्दी सूख जाएगी। आहार्य इत्ती को वहां रखे झूले पर बैठाते हुए जवाब देता। हाँ वैसे भी मेहंदी की खुशबू मेरे दिमाग में चढ़ गई है जिससे मेरे सर में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा।
आहार्य ढंग से इत्ती को बैठाता है और फिर इत्ती के दोनों पैर वहां रखे स्टूल पर ध्यान से रख देता है और फिर इत्ती के पास आकर बैठ जाता है और इत्ती का सर अपने कंधे पर रखकर हल्के हल्के से दबाने लगता है। हम अब अच्छा लग रहा है, अच्छा थोड़ा यहाँ दबाए न, एक ही जगह पर क्यों दबा रहे हो? इत्ती आंखें बंद किए हुए ही आहार्य को सर के मिड वाले पोर्शन पर उंगली से इशारा करते हुए बोली। कुछ देर बाद आहार्य को इत्ती की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर फील होती है। आहार्य उसका चेहरा देखता है तो वो सो चुकी थी। वो उसकी मेहंदी देखता है जो कि अब तक बिल्कुल सूख चुकी थी। आहार्य उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे रूम में ले जाकर बेड पर अच्छे से लेटा देता है। फिर उसके पास बैठकर उसके चेहरे को हल्के हल्के सहलाते हुए अपनी आंखों में बेहद नरमी लिए कहता है, मेरी एंग्री बर्ड आज बहुत थक गई। उसने इतना बोला था कि गेट पर नॉक होता है। आहार्य एक नजर इत्ती को देख जाकर डोर ओपन करता है तो सामने प्रकृति खड़ी थी, उसके हाथ में एक कटोरी थी। वो यह चीनी पानी का घोल इत्ती की मेहंदी पर लगाना है। प्रकृति अपने हाथ में पकड़े कटोरी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे दे दीजिए, मैं कर दूंगा। आहार्य उसकी बात का जवाब देता है। ठीक है। इतना बोल प्रकृति वो कटोरी आहार्य को दे देती है। आहार्य कटोरी लेकर दरवाजा बंद कर देता है। प्रकृति को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि आहार्य से आज पहली बार उसकी बात हुई और आहार्य ने उसे एक भाभी की हैसियत से ही इज्जत दी। आहार्य बेड के पास जाकर इत्ती के साइड में बैठ जाता है और उस पानी और चीनी के घोल को साइड टेबल पर रख उसमें डिपकी हुई कॉटन को निकलता है और इत्ती का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे इत्ती की मेहंदी पर हल्के हल्के लगाने लगता है। ऐसे ही वो इत्ती के दोनों हाथों और पैरों में कॉटन से उस घोल को हल्के हल्के डेब डेब कर लगा देता है। वो अपना सर नीचे करके उसके पैरों पर वो घोल लगा रहा था जिससे कि उसके बाल उसके माथे पर बिखर हुए थे। वो ये काम इतनी कंसंट्रेशन से कर रहा था जैसे कि वो किसी कॉन्फिडेंशियल फाइल को हैक कर रहा हो। अगर इत्ती जाग रही होती तो पक्का वो आहार्य का खूब मजाक बनाती। खोल को अच्छे से लगाने के बाद वो इत्ती के माथे पर किस करके रूम से बाहर चला जाता है। रात के 2:30 बजे महल में सब सो चुके थे और हर जगह शांति थी। तभी एक परछाई चुपके से एक रूम के अंदर जाती है। उसके हाथ में कुछ था जिसकी परछाई दीवार पर बनने से वो किसी नाइफ की तरह लग रहा था। वो इंसान चुपके से बेड की तरफ जाता है और बेड पर सोए हुए शख्स को देखकर स्माइल करते हुए उसके साइड में बैठ जाता है और फिर अपने हाथ में पकड़ी उस चीज को देखते हुए खुद से बोला, फाइनली अब मैं अपनी कीर्ति जी के हाथ में मेहंदी लगा सकता हूँ। वो इंसान कोई और नहीं आकाश था जो कि कीर्ति के रूम में आया था और उसके हाथ में वो चीज जिसकी परछाई किसी नाइफ जैसी लग रही थी। असल में वो मेहंदी कौन था? आकाश बड़े ध्यान से कीर्ति की हथेली खोलता है। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे, उसे डर था अगर गलती से भी कीर्ति उठ गई तो आज वो उसे जान से मार देगी। लेकिन आज शायद उसकी खुशकिस्मती थी क्योंकि कीर्ति थके होने के कारण बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। आकाश कीर्ति की हथेली को बहुत ही ध्यान से बेड पर फैलाता है और खुद बेड के नीचे बैठ जाता है। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में वो आराम से देख पा रहा था। वो कीर्ति के हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू करता है। उसे मेहंदी लगाना तो बिल्कुल आता नहीं था। वो कुछ सोचकर खुश होते हुए मन में कहता है, हाँ ये सही रहेगा। ऐसा बोल वो कीर्ति के हाथ में मेहंदी लगाना शुरू करता है। हालांकि उसे मेहंदी कोन भी ढंग से पकड़ा नहीं जा रहा था क्योंकि कोन को पकड़ने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। डॉट डॉट बड़ी मुश्किल से वो कीर्ति के हाथ में मेहंदी लगा रहा था और फिर सब करने के बाद वो खुशी से उसके हाथों को देखता है। उसने सिर्फ इतना लिखा था, कीर्ति जी लव्स आकाश, जिसके शब्द भी काफी टेढ़े मेढ़े थे लेकिन आकाश अपनी कारीगरी से खासा खुश नजर आ रहा था। ये हाथ खाली खाली लग रहा है। हम इतना सोच वो कीर्ति की हथेली में जहां उसने दोनों का नाम लिखा था उसके साइड साइड कुछ भी घपड़ सपड़ सा डिजाइन बना देता है। यकीन मानिए जो कि बहुत ही बकवास लग रहा था लेकिन आकाश तो अपनी कारीगरी को निहारते हुए मन ही मन फूले नहीं समा रहा था। मैं इतना मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकता हूँ? आकाश मन ही मन खुद को शाबाशी देता है। फिर वो उसके उस हाथ को ऐसे ही छोड़कर बेड के दूसरी साइड जाता है और कीर्ति की हथेली को लेकर सोचने लगता है कि अब इस पे वो क्या करें। सेम डिजाइन बनाने से कहीं कीर्ति जी को बुरा न लगे।
क्या करूं आइडिया, वो अपने मन में सोच रहा था। आकाश डिजाइन बनाना शुरू करता है। उसने पहले एक शकल बनाया, फिर उस शकल के मिड से एक लाइन खींची और फिर 2 हाथ और 2 पैर। ये कीर्ति जी, और फिर उसी के पास ही एक लड़के को बनाते हुए यह मैं। और उस गंदी सी ड्राइंग के नीचे वो दोनों का नाम भी लिख देता है। वो एक नज़र कीर्ति के चेहरे को देखता है और फिर अपनी ड्राइंग को फिर कुछ सोच वो कीर्ति के बाल बना देता है, जो कि बिल्कुल खड़े थे, जैसे कीर्ति की ड्राइंग को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। हाँ, अब ये बिल्कुल कीर्ति जी जैसी लग रही है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं थी, सब कीर्ति जी के प्यार का असर है। इतना बोल वो पागलों की तरह मुस्कुराने लगता है और कीर्ति की दोनों हथेली को आराम से दोनों साइड फैलाकर कीर्ति को देखकर मन में कहता है, देखा कीर्ति जी, मुझे आपकी कितनी फिक्र है। तभी तो देखो, मैं इतनी रात तक जाग कर बस वेट कर रहा था कि आप कब सोए और मैं कब आपको मेहंदी लगाऊं, क्योंकि जागते हुए में तो आप मुझे कभी ऐसा करने नहीं देती। देखना, इसका कलर बहुत डार्क आएगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं। आकाश खुशी खुशी कीर्ति के रूम से बाहर निकल जाता है। फाइनली उसने अपना मिशन कंप्लीट किया। अगली सुबह आज इत्ती और आहार्य का संगीत था, जिसकी तैयारी काफी जोरों शोरों से हो रही थी। कीर्ति सोकर उठती है तो वो आदत अनुसार मुट्ठी बंद करते हुए अंगड़ाई लेती है, लेकिन तभी उसे कुछ चुभता हुआ सा फील होता है। वो नासमझी से अपनी हथेली को अपने सामने करती है और अपने हाथों को देख वो एकदम से गुस्से में चीख पड़ती है, ये बेवकूफ आदमी, इसे मैं इस बार जान से मार दूंगी। आकाश, जो अपने रूम में मजे से सो रहा था, वैसे भी वो रात को लेट सोया था, अचानक ही वो बेड से नीचे गिर जाता है और घबराते हुए उठकर गहरी सांसें लेते हुए बोला, इतना भयानक सपना? कीर्ति जी, इतनी भयानक तो नहीं दिखती। इत्ती का रूम, एपिसोड 65, कीर्ति का बदला। अब आगे। इत्ती का रूम। इत्ती अभी जस्ट सोकर ही उठी थी और सुस्त होकर बेड पर बैठी थी। उसके गोद में एक कपड़ा रखा हुआ था, लेकिन वो रूम में अकेले नहीं थी। मीशा, मेहिका और रिद्धि भी उसके सामने बेड पर बैठे थे। रिद्धि और मेहिका इत्ती की सूखी मेहंदी उसके हाथ से झाड़ रहे थे, जो कि उस कपड़े पर गिर रही थी। आ यार, आराम से करो न, किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हो? इत्ती अपने हाथ पीछे खींचते हुए कहती हैं। यार, अब इतना तो सहना पड़ेगा, और हम बहुत आराम से ही कर रहे हैं, तुम ज्यादा छुई मुई बन रही हो। रिद्धि अब उसके हाथों को छोड़ उसके पैरों की मेहंदी झाड़ते हुए बोली। इत्ती की मेहंदी पूरी तरीके से झड़ चुकी थी और मेहंदी का असली रंग उसके गोरे गोरे हाथों पर अच्छे से दिख रहा था। दोनों हाथों में भरी भरी बेहद गाढ़े रंग की मेहंदी उसके हाथों की खूबसूरती को काफी बढ़ा रही थी। वाह, कितना प्यारा कलर आया है यार, रिद्धि उसकी हथेली को अपने हाथों के लेकर बोली। इत्ती अपने हाथों को देख रही थी। सच में मेहंदी का रंग बहुत ही खूबसूरत आया था। डार्क मैरून कलर उसके हाथों में कहर ढा रहा था। उसके हाथ और पैर दोनों पर भरी भरी मेहंदी लगी थी, जो उसके लुक को और ज्यादा हसीन बना रही थी। अब लग रहा था कि वो दुल्हन है और उसकी शादी है। चेहरे पर नूर, हाथों में मेहंदी और आंखों में थोड़ी खुशी और थोड़ी घबराहट। इधर आकाश उठ चुका था, वो अभी फ्रेश नहीं हुआ था। वो उठते ही मोनी और मानसी के पास गया अपने कल के कांड और अपने सपने के बारे में बताने। कीर्ति चुपके से आकाश के रूम में आई। उसने ध्यान से उधर उधर देखा तो आकाश कहीं नहीं था। ये देख उसने एक डेविल स्माइल की और फिर वो बाथरूम में चली गई। उसने वहां रखा आकाश का फेस वॉश उठाया और एक एविल स्माइल करते हुए, हाँ ये बहुत ही चाइल्डिश एक्शन है, बट तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है, इतना बोला। वो एक पाउच अपने पॉकेट से निकलती है जिसमें मेहंदी पाउडर था और उसे उस फेस वॉश में डालकर उसको अच्छे से शेक करती हैं और उसे वापस सही जगह पर रखकर वहां से निकल जाती हैं। कुछ देर बाद आकाश रूम में आता है। वो काफी खुश और फ्रेश लग रहा था। वो बाथरूम में जाता है और फिर फ्रेश होकर अपना फेस वॉश करता है। वो खुशी से झूमते हुए गाना गा रहा था। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। और फेस वॉश उठाकर थोड़ा सा अपने हाथ पर लेकर फेस पर अप्लाई करता है और फिर पानी से फेस वॉश करता है। इतना करके वो अपनी आंखें खोलता है, जो कि फेस वॉश क्रीम अप्लाई करने की वजह से बंद थी, लेकिन मिरर में अपने फेस को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। भूत, और वो 2 कदम पीछे हो जाता है।
लेकिन फिर अपने फेस को टच करके देखता है कि यह उसी का चेहरा था जिस पर मेहंदी का रंग चढ़ा चुका था, क्योंकि जब आकाश ने फेस वॉश को अपने फेस पर अप्लाई किया था तो उसने 1 मिनट तो उसको अच्छे से अपने फेस पर रब किया था, जिसकी वजह से मेहंदी पाउडर का रंग और अच्छे से उसके चेहरे पर चढ़ गया। कुछ देर बाद आकाश मोनी और मानसी के रूम में अपने चेहरे को कवर किए बैठा था। वो काफी उदास लग रहा था। अरे किसी बच्चे ने शरारत की होगी, शादी का माहौल है, ये सब होता रहता है, मेहंदी का रंग ही तो है, छूट जाएगा जल्द ही, आप एक बार हमें अच्छे से देखने तो दीजिए। ऐसा बोल मोनी आकाश के चेहरे से कपड़ा हटाने वाली होती है। छूना मत, आकाश उसके हाथ को दूर कर देता है। और कुछ दिन में चला जाएगा तो क्या भाई सा और भाभी सा की शादी में मैं ऐसी लाल मुंह के बंदर जैसी शक्ल लेकर जाऊं? भाई सा सच सच बताना, आपने किसी बच्चे की चॉकलेट छीन कर खाई है क्या? या आपने किसी बच्चे के सामने अपनी खूबसूरत चेहरे का बखान तो नहीं किया? नहीं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो अब भी ऐसी हरकतें करूंगा। आकाश चिढ़कर कहता है। एक तो वो इतना परेशान था, ऊपर से ये लोग उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की जगह उसे और ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। मोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से ड्रेसिंग से कुछ सामान उठाती है और आकाश के मुंह से वो कपड़ा खींच देती है। आकाश अपना चेहरा मिरर में देख रहा था। वो अब फिर से पहले की तरह सेटिस्फाइड था, क्योंकि मोनी ने उसके फेस पर स्क्रब कर दिया था और फिर मिंट फेस मास्क और थोड़ी सनस्क्रीन, जिससे कि आकाश के चेहरे की वो रेनेस छुप गई थी। वैसे भी यह सारे प्रोडक्ट्स बायसेक्सुअल होते हैं। अब तो खुश है ना आप? मोनी और मानसी थक कर बेड पर बैठे हुए बोले। हाँ बहुत, तुम लोग ये काम पहले कर देती तो मुझे इतना उदास नहीं होना पड़ता। तुम दोनों का साबुन स्लो है बिल्कुल, और जिसने भी ये किया है उसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अच्छा चलो मुझे रेडी होना है, इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। मोनी और मानसी खुन्नस से गेट की तरफ देख रहे थे। एक तो वो इतना सब करके थक गए थे, ऊपर से आकाश उन्हें थैंक यू बोलने के बजाय उन्हें ही सुना रहा था। शाम का वक्त गार्डन एरिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। हर तरफ कलरफुल लाइटिंग थी। सब गार्डन में पहुंच चुके थे। 2 एंकर्स को एंकरिंग करने के लिए बुलाया गया था, तभी वहां हलचल होने लगती है। एंकर्स एक्साइटेडली कुछ बोलने वाले थे कि आकाश उनसे माइक छीन कर खुशी से बोला, सो जिसके लिए यह महफिल सजाई गई है वो आ चुके हैं। उसके बोलते ही एक स्पॉटलाइट किसी पर पड़ती है। बेचारे एंकर्स बेचारगी से आकाश की तरफ देख रहे थे कि अब वो उन्हें माइक दे दे, क्योंकि यह काम तो उनका था ना। सबकी नजर उस तरफ थी जहां स्पॉटलाइट पड़ी थी। उस स्पॉटलाइट के साए में आहार्य, जिसने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, वो इत्ती के मेहंदी से भरे हाथ को थामे आ रहा था। इत्ती ने ब्लू कलर का लहंगा पहना था और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और वो आहार्य का हाथ थामे चल रही थी। आहार्य इत्ती को लेकर वहां लगे सोफे पर बैठ जाती है। सो अब राजा सा और रानी सा अपने सिंहासन पर बैठ चुके हैं, तो हम सब उनका एंटरटेनमेंट उनकी संगीत की रस्म शुरू करते हैं। आकाश स्टेज पर इधर से उधर चलते हुए एंकरिंग कर रहा था और दोनों एंकर्स आकाश के पीछे पीछे घूम रहे थे कि वो कब उन्हें माइक दे, लेकिन आकाश तो जैसे माइक पर कब्जा करके ही बैठ चुका था। सब खुश थे, लेकिन कीर्ति तो बस आकाश के चेहरे को घूरे जा रही थी कि उसके चेहरे को तो अब तक टमाटर की तरह लाल हो जाना चाहिए था, लेकिन आकाश तो उन लाइट के बीच काफी चमक रहा था। आकाश एंकरिंग के साथ साथ उसका ध्यान कीर्ति पर भी था। शायद कीर्ति जी मेरे खूबसूरत चेहरे की देखकर मेरे प्यार में पड़ चुकी है। अब से मैं डेली अपने फेस पर फेस मास्क अप्लाई करूंगा। आकाश मन ही मन सोच रहा था। उसे तो दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि उसकी कीर्ति जी उसके गोरे चेहरे को देखकर उसके प्यार में नहीं गिरी, बल्कि वो तो उसके लाल मुंह वाले चेहरे को देखने के लिए तड़प रही है। आकाश आगे कहता है, तो हर काम हम बड़ों के आशीर्वाद से शुरू करते हैं, तो आज की शाम की शुरुआत भी हम बड़ों के आशीर्वाद उनके डांस से ही करेंगे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।